हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो यदि हमारा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। उपकरणों को बिजली के झटके से बचाने वाला उपकरण क्या है? दोस्तों, जनरेटर हो सकता है, फ्यूज, मोटर, करंट कंट्रोलर। दोस्तों, उपकरणों को बिजली के झटके से बचाने वाला उपकरण दोस्तों क्या है? फ्यूज है। तो फ्यूज इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शॉर्ट सर्किट में एक समय परिपथ में विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, लगातार बदलता रहता है। दोस्तों, जब भी विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी है। दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी -1 सेंटीमीटर, +1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अनंत। दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दिया है, मोटर, उत्तोलक, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। दोस्तों, जो उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे मोटर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र में मायोपिया की समस्या को किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है? दोस्तों, मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। ऑप्शन दिया है, एक सादे कांच की प्लेट से, उपयुक्त शक्ति के उत्तल लेंस से, उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से, उपयुक्त शक्ति के अवतल लेंस से। दोस्तों, जो हमारा निकट दृष्टि दोष मायोपिया होता है उसको हम अवतल लेंस के उपयोग से ठीक कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। दोस्तों, संपर्क का मतलब होता है जब दो सतहें सीधे संपर्क में होती हैं तो लगाया गया बल संपर्क बल होता है, इसलिए हमारा दोस्तों ए का जो ऑप्शन होगा वो 1 हो जाएगा। और दोस्तों, गैर संपर्क बल बिना किसी शारीरिक संपर्क के लगाया गया बल गैर संपर्क बल, इसलिए दोस्तों बी का हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और घर्षण बल दोस्तों वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। दोस्तों, सी का 3 हो जाएगा। और दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? डी का 4 हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉलम ए में सूचीबद्ध घटकों का मिलान कॉलम बी में उनके प्राथमिक कार्यों से करें। दोस्तों, हमारा क्या दिया? फ्यूज का दोस्तों क्या कार्य है? जो हमारा फ्यूज का दोस्तों हमारा क्या कार्य है? तो फ्यूज क्या है? अत्यधिक विद्युत प्रवाह को रोकता है। अत्यधिक विद्युत प्रवाह को रोकता है, यानी ऑप्शन 1 का दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्विच स्विच क्या करता है? स्विच बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है, इसलिए हमारा दोस्तों 2 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये हमारा स्विच हो गया, बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगर स्विच ऑन करेंगे तो बिजली चलेगी और स्विच ऑफ कर देंगे तो बिजली का प्रवाह बंद हो जाएगा। और दोस्तों, हमारा बैटरी क्या करता है? बैटरी दोस्तों सर्किट को ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 3 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और परिवर्तनीय प्रतिरोधक
सर्किट में वोल्टेज को नियंत्रित करता है, यानी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 4 का दोस्तों हो जाएगा ई हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 1 का डी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का ई, यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का डी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का ई, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों ये 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रॉम, वेबर, लक्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा खगोलीय दूरी मापने की इकाई हमारा क्या है, प्रकाश वर्ष होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा पानी में से, शून्य स्थान में से, वायु में से, कांच में से। दोस्तों प्रकाश जब ठोस में गुजरता है तो उसकी गति न्यूनतम हो जाती है, यानी कांच में से। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकीर्णन। ऑप्शन 1 दिया है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, एडिशन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जॉनसन प्रभाव। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। एक पाइरोनोमीटर एक मापन उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। पवन गति, सौर विकिरण, मेघ सीमा, वायुमंडलीय दाब। दोस्तों पाइरोनोमीटर से सौर विकिरण को मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 250 वोल्ट पर रेटेड 600 वाट, 600 वाट और 1500 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात कितना होगा। दोस्तों हमारा 50 वोल्ट पर रेटेड 600 वाट और 1500 वाट के दो बल्ब का प्रतिरोध अनुपात कितना होगा। चूँकि दोस्तों हमको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू VI होता है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, I1 बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा दोस्तों, P1/V हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, P1 हमारा 600 है और V1 हमारा कितना है दोस्तों, 250 है। और दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारा I2 हो जाएगा दोस्तों 1500 बटा के 250। अब दोस्तों हम I1 बटा के I2 निकालेंगे, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा I1 बटा के I2 हो जाएगा दोस्तों, तो 600 बटा के 250 और 1500 बटा के 250, 250 से 250 कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाँचे 15 और 3 दूना के 6। दोस्तों I1/I2 क्या हो गया दोस्तों, 2/5 हो गया दोस्तों। I1 बटा के जो I2 हो गया दोस्तों 2/5 हो गया। अब दोस्तों हमको पता है कि V इक्वल टू दोस्तों होता है IR होता है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा क्या होगा, R इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा V/, दोस्तों क्या हो जाएगा, I हो जाएगा दोस्तों, V/ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा दोस्तों। R1/R2 क्या हो जाएगा दोस्तों, V बटा के दोस्तों हो जाएगा I1 और V बटा के हो जाएगा दोस्तों I2 हो जाएगा। V से भी दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये दोस्तों आ जाएगा I2 बटा के I1 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमको यहाँ पे
R1 अपन R2 बराबर हो गया I2 अपन I1 हो गया। और हमको दोस्तों क्या है, I1 अपन I2 का हमको 2:5 मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5:2 होगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो वायु में ध्वनि तरंग दोस्तों अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अवरोधी, विद्युत चुम्बकीय। दोस्तों वायु में जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की है, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्री जल आसुत जल की तुलना में बिजली का बेहतर समाहक क्यों है? समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के घुलनशील लवण होते हैं जो इसकी चालकता को बढ़ाते हैं। आसुत जल इतना शुद्ध होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का मुक्त प्रवाह नहीं हो पाता है। समुद्री जल का उच्च घनत्व इसके चालक गुणों को बढ़ाता है। आसुत जल में विद्युत चालन के लिए आवश्यक रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है। दोस्तों समुद्री जल आसुत जल की तुलना में बिजली का बेहतर समाहक होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के घुलनशील लवण होते हैं जो इसकी चालकता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ऑप्शन 1 है क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो निकलने वाली जो खतरनाक गैस है वो क्या है दोस्तों, क्लोरीन है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। सूची 1 में दोस्तों दिया हुआ है तापमान। तापमान का दोस्तों जो मात्रक होता है दोस्तों, इकाई होता है, तो तापमान का इकाई क्या होता है, केल्विन होता है, इसलिए ए का दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भार का दोस्तों न्यूटन होता है, तो हमारा बी का दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और द्रव्यमान सी, द्रव्यमान का दोस्तों क्या होता है, किलोग्राम होता है, सी का 2 हो जाएगा। और दाब का दोस्तों होता है पास्कल, तो डी का 3 हो जाएगा दोस्तों। ए का 1 हो जाएगा, भार का न्यूटन है तो बी का 4 हो जाएगा, 4, डी नहीं होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ए का 1, बी का 4, सी का 2, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 दोस्तों ये किस में दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों पहला दिया हुआ है यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन खो देता है तो वह अपचयित हो जाता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो वह अपचयित हो जाता है। यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है तो वह अपचयित हो जाता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है। दोस्तों इसमें क्या है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन को खो देता है तो वह अपचयित हो जाता है। दोस्तों ये क्या है, ये गलत है दोस्तों, ये अपचयित नहीं होता है, बल्कि हाइड्रोजन खोने से वो क्या करता है, वो ऑक्सीकृत हो जाता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो वह क्या होता है, अपचयित हो जाता है। तो ये सही है। यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है तो वह अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन प्राप्त होता है अपचयित होता है, तो ये भी सही है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें गलत पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ये 1 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन प्राप्त करने से, हाइड्रोजन खोने से कोई भी अभिक्रिया में क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, न कि अपचयन होता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा खनिज ग्लूकोज चयापचय में इंसुलिन की सहायता करता है? तो दोस्तों ऑप्शन
वन दिया है तांबा, सेलेनियम, मैंगनीज, क्रोमियम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रोमियम जो है वो ग्लूकोज चयापचय में इंसुलिन की सहायता करता है।